वरिष्ठ उपाध्यक्ष में रहने का भी एक अवसर मिला। तो छात्र संघ में रह लिया एक साल। जनरली छात्र संघ में जो लोग रहते हैं उनसे लोग अपेक्षा क्यों करते कि पढ़ाई में कुछ कर लेगा। ऐसा काफी ज्यादा इसलिए तो छात्र संघ में जब छात्र संघ कर लिया वहाँ पे बीकॉम में 2005 के अंदर मैं वहाँ था। उसके बाद मैंने पढ़ाई में ठीक था, थोड़ी सी दिमाग में आता था कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष इस बार देश के लिए चुनाव लड़ा जाए। तो उस 2005 के बाद हाई कोर्ट ने उस पर बैन लगाए, 2-4 साल चुनाव हुए नहीं कहीं पे। तो इस वजह से आप जैसे हर समस्या में एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है, तो उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो फिर दिमाग में आया कि क्या किया जाए। तो हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी जो है उन्होंने कहा कि भाई आप CS की तैयारी करो और सिविल सर्विसेज के लिए भी देखो। और सिविल सर्विसेज का या IAS की परीक्षा का जहाँ भी नाम आता तो आदमी को लगता है कि पता नहीं IAS कैसा व्यक्ति बनता होगा। तो इसके 2 दिमाग होंगे, 4 हाथ होंगे। तो जैसे ही IAS की बात होती थी तो हमेशा उसको सिरे से बात शुरू होती, IAS के बारे में और नहीं खारिज कर दी जाती, काम पे लग जाते। फिर CA हो गई, CS हो गई। 2008 में मैंने इस दौरान ये जब छात्र संघ के चुनाव हो नहीं रहे थे तो हमने CACS कर ली। CACS करने के बाद मेरे पिताजी का व्यापार था और एक कैंपस प्लेसमेंट होते जब आप CA कर लेते या इस तरह की कोई डिग्री लेते, जैसे IIT में अभी मेरे कुछ साथी थे। तो कैंपस प्लेसमेंट में अंदर मेरी नौकरी लगी तो मैं नौकरी के पर्पज से दूर ही गया। महीना भर में वहाँ रह के आया, पर मेरे को लगा कि यह नौकरी बस की नहीं है, प्राइवेट नौकरी। मैं वापस आ गया। वापस आकर मैंने जो मेरे पिताजी का व्यापार था साल भर उसमें भी हाथ मारा। मैंने कहा चलो व्यापार एक साल से ज़्यादा समय मैंने मेरे पिताजी के साथ व्यापार किया। उसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उसमें लगने लगा कि यार सब कुछ पिताजी कर रहे हैं, आप सुबह चले जाते हो, शाम को वापस आ जाते हो। तो कुछ थोड़ी गैरत भी होती है इंसान में, तो गैरत के साथ मेरे लगा कि यार ये नहीं हो पाएगा। फिर हमको ये लगा, मेरे को लगा कि यार कुछ अच्छा करना पड़ेगा। सिविल सर्विसेज उस टाइम जो बात करते थे तो मैंने चला के शुरू किया कि क्यों ना सिविल सर्विसेज करी जाए। तो मेरे पिताजी ने कहा आप कहाँ करेगा, आप तो तेरी पढ़ाई छूटे 2 साल हो गए, आप कहाँ से सिविल सर्विस करेगा, कि तू पॉलिटिक्स में करेगा। मेरे को लगा पॉलिटिक्स इससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो सिविल सर्विस आसान रहेगी, इसको ही कर लिया मैंने। सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करी 2008-9 के 2010 हो गया था ये सब करते करते। तो सब जगहों घाट घाट का पानी पीने के बाद आखिर में सिविल सर्विसेज की तरफ आए। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली गए 1 साल। वहाँ पर दिल्ली जाकर 1 साल में रहा। वहाँ पर मेरे जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे सबके होते, मैंने CA था तो मैंने कॉमर्स का जो सब्जेक्ट था उसको चूज किया। तैयारी ठीक थी। थोड़ा सा आपके जो माता पिता होते हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है। पहले अटेम्प्ट के अंदर मेरे को भारतीय राजस्व सेवा मिली, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने वापस दिया तो मेरी रैंक सुधर के भी हो गई 2 साल में। और उसके बाद मेरे को भारतीय प्रशासनिक सेवा मिल गई और उसमें किस्मत से मेरे को मेरा गृह कार्ड जो होम कार्ड जिसको हम कहते हैं वो मेरे को राजस्थान मिल गया। मैं आपसे जो मुख्य बात जो आपसे करना चाहूँगा वो यही है कि मैं इस देश से गुजरा हूँ। मैं जब ये मेरे को बताया था, जब ये इन्विटेशन आया था जिन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी कि साहब इस तरह के प्रोग्राम होगा, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर इतने लोग IAS की तैयारी मार्गदर्शन को सुनने आते हैं। क्योंकि छात्र संघ में रहते हुए बहुत कार्यक्रम कर रहे हैं, केवल कल्चरल जो प्रोग्राम होता है उसमें हम आते, इसके अलावा किसी तरह इसको उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगा था बिना तैयारी की चल लेंगे, क्या है, होंगे 50 लोग होंगे, बोल देंगे। और एक और बात बताना चाहूँगा, मेरे स्कूल के और जो कॉलेज के साथी, वैसे तो दिल्ली से कॉलेज थे, अभिमन्यु जी आपके यहाँ पे प्रोफेसर बन चुके हैं, ये मेरे साथी थे कॉलेज। तो इन सबको देख के मेरे को लग रहा था कि चलो अभिमन्यु भी होगा, आराम से बोल लेंगे, 5-10 मिनट बोल रहे हैं, 100 लोग होंगे। पर आप लोगों की इतना जो उत्साह देखा, इतनी भीड़ देखी, तो मैंने फिर सबसे कुछ ना कुछ पॉइंट है फटाफट पूरी तैयारी करनी। मेरा जो मेन बात आपसे जो मैं कहना चाहूँगा बस वो यही है कि मैंने भी इस तरीके से आपकी तरफ बहुत समय यूनिवर्सिटी में गुजारा है। यूनिवर्सिटी का एक छात्र है और विशेष तौर पे जोधपुर विश्वविद्यालय हुआ या राजस्थान विश्वविद्यालय है, तो ज़्यादातर विश्वविद्यालय राजस्थान के एक समान उनका माहौल है। आज मैं यहाँ आया तो मुझे मेरे हॉल की याद आने लगी, जो हमारे यहाँ पे जसवंत कैंपस या जसवंत हॉल जो होता है। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा आपको कि
इस फेज के अंदर हम सब चीज़ें करते हैं, मस्ती भी रहेगी, आप पढ़ाई भी करेंगे, पर इस दौरान आप एक लक्ष्य अपना निर्धारित करें, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो आप कोई व्यापार करना चाहे, कोई और पढ़ाई हो, या किसी भी कोई राजनीति में आगे बढ़ना चाहे। जब तक आप अपना लक्ष्य स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप उसमें बहुत ज़्यादा किसी भी फील्ड में अचीव नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य स्थापित करने के बाद उसमें हमें सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं होना। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरी राजनीति में जाने की इच्छा थी, मैं इंटरेस्टेड था, पर मैं कमिटेड कम था। तो हो सकता है अगर मेरे में कमिटमेंट लेवल ज़्यादा होता तो आज राजनीति में कुछ और अच्छे पद पे भी हो सकता था। मेरा सिविल सर्विसेज में कमिटमेंट ज़्यादा रहा, इसलिए आज सिविल सर्विसेज की एग्जाम को मैं क्रैक कर पाया। तो हमें हमारा जो कमिटमेंट का लेवल है, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहे, हो सकता है आज यहाँ जितने लोग आए वो सिविल सेवा के तरफ ज़्यादा उनका रुझान होगा, पर कुछ लोग या कुछ और भी करना चाहें तो उसमें भी आप पूरी शिद्दत से, पूरे डेडिकेशन से उसको अटेम्प्ट करें। कोई परीक्षा, कोई एग्जाम, कोई क्षेत्र इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैंने 2-4 जगह देख लिया, हर चीज़ आप अचीव कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसके अंदर रुझान और उसके अंदर आपको अपने डेडिकेशन से लगना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। हर चीज़ हम जितना सोच सकते हैं उतना हम अचीव कर सकते हैं। आपकी सोचने की जितनी सीमा होगी उतना आप यकीन मानिए आप अचीव करेंगे। जितने बड़े आदमियों के, अगर आपको किसी को शौक होगा, अगर बड़े आदमियों की आप जीवनियाँ पढ़ेंगे जिन्होंने जीवन में बहुत अचीव किया है, उन लोगों की एक बात कॉमन थी कि वो बड़ा सोच पाते थे। और बड़ा सोचने से सिर्फ इसलिए नहीं कि बड़ा सोचने के लिए सोचना, बड़ा सोचकर उस बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी एफर्ट लगती है, बड़ा जोर या मेहनत लगेगी। मेरे को अगर 1 साल सिविल सर्विसेज हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ ना हो, पर फिर भी मेरे लिए बड़ी थी। और उसको 1-2 साल जो मैंने एफर्ट करी, वो मैं जानता हूँ कि 2 साल किस तरीके से आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने सभी जो मेरे भाई बहन यहाँ हैं उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छी तरीके से एकदम दिल लगाकर जिस भी कार्य को करना चाहे करें। भविष्य में भी अगर वीसी सर और धायल साहब ने मौका दिया, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मौका दिया, तो इसी तरीके से आपसे और चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य निर्धारण की ओर प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अगले वक्ता को मैं आमंत्रित करती हूँ श्री ओम प्रकाश कसेरा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर। श्री ओम प्रकाश कसेरा। आदरणीय डीसी सर, अध्यापकगण और मेरे साथियों, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है यहाँ पर आकर, क्योंकि मैं आप सबके बीच से ही निकला हूँ। मैं IB स्टूडेंट और राजस्थान यूनिवर्सिटी सर। मेहता साहब ने, और मैं अपने आप को भी अंडर प्रेशर फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि सबने स्ट्रेटेजी बता दी, पेपर कैसे लिखा जाए वो बता दी, मेहता साहब ने जर्नी शेयर कर दिया, मेरे पास बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर भी मेहता साहब की लाइन में चलते हुए, मेहता साहब तो पॉलिटिशियन है, बोर्न पॉलिटिशियन है, जी देख के खुश हो जाते हैं। मेरे बैचमेट है तो मैं इसलिए लिबर्टी ले सकता हूँ इनके साथ, और इंशाल्लाह एक दिन सीएम जरूर बनेंगे अपने राजस्थान। मुझे याद है माहौल थोड़ा सा सीरियस हो गया, तो मैं थोड़ा लाइट वे में बात करूंगा। मैं भी वहाँ पीछे बैठ के होगी करता था, घूमर के प्रोग्राम होते थे यहाँ, और मेरा थोड़ा हक भी ज्यादा बनता था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल आ जाओ, आप खड़े हो जाओ उसके लेके। जैसा मैंने बताया, सब जानते हैं, मतलब सबको ये ऐसा लगता है कि जैसा मेहता साहब ने बताया कि 2 सर होते होंगे, 4 हाथ होते होंगे, पहले वाले मेहता पर साहब आज भी मैं ग्रामीण परिवेश से निकला हूँ। यहाँ के पास ही सीकर जिले में श्रीमाधोपुर नाम का कस्बा है, मैं वहाँ से हिंदी मीडियम विश्वास कीजिए, जब मैं जयपुर आया तो उस टाइम गाइडेंस देने वाले लोग हैं। 10वीं के बाद जब 12वीं में सब्जेक्ट लेने की बात आई, टीचर से जाके पूछा सर कौन सा सब्जेक्ट है, टीचर ने पूछा कि भाई क्या चीज अच्छी लगती है, मैंने कहा सर मैथ्स अच्छा लगता है, तो बोला कॉमर्स ले। ऐसे कॉमर्स में घुसे। 12वीं के बाद एक तो पड़ोसी जयपुर पढ़ते थे, तो बोला कि क्या करोगे,
उनका 12वीं के बाद तो 13वीं होती है, क्या होता है? तो 13वीं की पढ़ाई करने के लिए जयपुर आ गए। यहाँ आके पता चला कि भाई बीकॉम होता है, बीकॉम ऑनर्स होता है, ये सीए होता है, सीएस होता है। उस जमाने में तो नाम ही नहीं सुने थे हमने। मैं से बहुत ज्यादा पुराने जमाने की बात की। तो यहाँ पे आके फिर जब बीकॉम किया, बीकॉम करते करते सीए का पैटर्न चेंज हो गया। मेरी इच्छा थी सीए करूँ, लेकिन सीए का पैटर्न हो गया तो मुझे लगा बीकॉम के बाद में फाउंडेशन तो वैसे एग्जाम हो जाएगा, तो बीकॉम के बाद में डायरेक्टली इंटर का एग्जाम देंगे। फिर उस समय हमारे टाइम एमबीए की आवाज चला करती थी, तो एमबीए में घुस गए, एमबीए कर लिया। अब मेहता साहब की तरह फादर की बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं था, ज्वाइन कर लेते। और नौकरी की बात है, तो नौकरी एक आधी जगह मिली, तो बैंक में मिली, तो वहां पे जाके सुबह से शाम तक फॉर्म ही भरते रहो। तो 3 दिन नौकरी की, चौथे दिन छोड़ के आ गया मैं भी। अब नौकरी भी दुबई लगती तो मैं हो सकता नहीं छोड़ता। अब ऑप्शन था नहीं, क्या ले ले। तो साथ में एमबीए के टीचर हमारे हर्ष द्विवेदी सर हैं, एमबीए पोदार इंस्टीट्यूट से मैंने एमबीए किया, वहाँ पे हर्ष द्विवेदी सर हैं, एचआर के टीचर हैं। उनसे मेरा अच्छा पसंदीदा गुरु थे मेरे। उनसे जाके पूछा सर क्या करें, तो बेटा टीचर बन जाए। ठीक है सर, टीचर बन जाते हैं। तो उन्होंने कह सुन के किसी कॉलेज में, यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एमबीए का टीचर का जॉब लगवा दिया। फिर मैंने सोचा यार ऐसे तो लाइफ चलेगी नहीं, तो मैंने कहा साथ में चलो हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो सीए सीएस और ऐसे डब्ल्यू ये सब कर लेते हैं। तो मैंने उस समय सीए सीएस डब्ल्यू सब एग्जाम दिए और फॉर्चुनेटली सब पास किया। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा सर हमें। फिर नहीं, मैं काम नहीं बोलूंगा आपके बारे में।